हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? नमस्ते आप सभी को। मुझे अभी कुछ ही समय पहले कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर हम लोगों को और बहुत सारे प्रश्न तो हम आसानी से हल कर लेते हैं परीक्षाओं में, लेकिन व्याख्या जो आती है, गद्य और पद्य दोनों में से जो आती है उसमें थोड़ा-सा हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और पद्य की तो हम फिर भी जैसे-तैसे कर लेते हैं, लेकिन गद्य में थोड़ी-सी समस्या आती है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो तैयार की है और आज हम लोग जो व्याख्या पढ़ेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, साथ में पद्य में हम पढ़ेंगे संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे इसमें गद्य और पद्य में। तो ये पद्य में है, ये कक्षा 10वीं की पुस्तक है और पद्य में ये 6 पाठ है हमारे पास और इसी के साथ ये काव्यखंड है और काव्यखंड में 6 पाठ है ना? और इसके अलावा आगे देखते हैं और ये गद्य खंड में भी 6 पार्ट है, कुल 12 पार्ट है हमारे पास। तो हम लोग इसकी व्याख्या वाले प्रश्न को हल करेंगे और मैंने ये प्रयास किया है कि बहुत ही सरल से सरल तरीके से छोटे-छोटे वाक्यों में आपके सामने मैं व्याख्या संबंधी प्रश्न का उत्तर जो है वो रखूं और मैंने पूरी की है इसको बनाने से पहले, इसके उत्तर को बनाने से पहले, कि आप लोगों को आसानी से सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अभी तक नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको ऐसी ही तरह की बहुत सारी जो विषय हिंदी से संबंधित जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी और चाहे तो आप अपने और दोस्तों को भी इससे जोड़ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग एक जो पुस्तक है, ये हमारा निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, इसी में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं दी है जो कि महत्वपूर्ण भी है। इसके साथ मैंने कुछ अपनी तरफ से भी मिलाई है जो कि अभी तक जो परीक्षाओं में आई है या आने की संभावना है। तो जो केवल महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं हैं उन्हीं को मैंने यहाँ हल किया है और परीक्षा में ये आपको ऐसा लगता है कि हर संभव आपको इसमें सहायता मिलेगी। तो इसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये काव्य सौंदर्य है, ये पद्यांश है और पद्यांश में अब पहले जो पद्यांश था वो 4 नंबर का आता था। ये जो व्याख्या है वो पहले 4 अंक की आती थी, तो इसमें 4 बिंदु लिखते थे हम लोग, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और एक लेते थे सौंदर्य बोध, है ना? आप अब भी लिखना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगी हमारी व्याख्या। और अब क्या है कि 3 अंक का है, इसीलिए इसमें 3 बिंदु दिए हैं। आप चाहें तो नीचे बिंदु जोड़ सकते हैं और यदि आपको थोड़ा-सा भी ये ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं हो पा रहा, तो आप ये 3 बिंदु तो कम से कम आप लिख के आएँ, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अभी भी 11वीं और 12वीं में ये व्याख्या 4 अंक की होती है और 4 अंक की व्याख्या में नीचे सौंदर्य बोध को भी जोड़ा जाता है। ये पद्यांश की है, तो हम लोग इसी पद की व्याख्या करेंगे। इसमें जो आगे पद दिए हैं, इसमें 10-11 व्याख्या जो है महत्वपूर्ण पद दिए हैं, इसमें पद्यांश दिए हैं, उनकी व्याख्या को हम अभी हल करेंगे। देखते हैं। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ गुर चाटी जो पाकी। ठीक है। अब ये जो भ्रमर गीत है ना? भ्रमर गीत में जो उद्धव प्रसंग आया है, गोपी और उद्धव के बीच में जो वार्ता हो रही है उसे संबंधित है। तो मैं आपके सामने इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसा कि ये लिखने का तरीका है, सबसे पहले संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद पाठ से अवतरित है और इसके कवि सूरदास। ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए परीक्षा में कि आप लोगों को ये तो, क्योंकि क्षितिज जो पुस्तक के नाम तो आपके मुंह पे होगा, आपको बिल्कुल रटाया हुआ होगा, आप लिख देंगे और जिस पार्ट से लिया गया उस पार्ट का नाम भी आपको पता होगा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कमजोर बच्चों के साथ, वो कवि का नाम उन्हें याद नहीं होता, लेखक का नाम याद नहीं हो पाता, या याद होता है तो वो हड़बड़ी में भूल जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आप ये पूरा लिखें, सही लिखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपको ये याद नहीं है, ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर आप इसको बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि आपने मान लो क्षितिज के पद पाठ से अवतरित है और आपने इसके कवि सूरदास जी की जगह मान लो आपने
घबराहट में यहाँ तुलसीदास जी लिख दिया तो ये फिर पूरी व्याख्या गलत हो जाएगी, फिर वो व्याख्या सही नहीं मानी जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि आप कभी सही लिखें, और यदि नहीं पता है तो आप इसको इसकी पंक्ति थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बाद में भी लिख दें, और न भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत बिल्कुल न लिखें, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद पाठ से अवतरित है, इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को भाग्यवान बताते हुए उन पर व्यंग्य करती है ना। तो प्रस्तुत पद में क्या होता है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान बताते हुए उन पर व्यंग करती है, और इसमें प्रसंग है ना। तो ये हमने प्रसंग लिखा, इसके बाद भावार्थ। भावार्थ का मतलब है जो पद यहाँ पर है, इसको जो ये पद दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे समझाएंगे, जो हम लोग जो आपको कक्षाओं में पढ़ाते समय इसका अर्थ समझाते थे, इसका भाव का अर्थ समझाते थे, इसके भाव को समझाते थे, वही यहाँ पर है। तो देखते हैं, गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए हो। तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी नहीं भीगता है। जिस तरह तेल लगी गागर को जल में डुबोने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुमने न तो प्रेम रूपी नदी में अपना पांव डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई है। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती है कि हम अबला इतनी भोली हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध, है ना, ऐसे मुग्ध, है ना, ऐसे मुग्ध हो गई है जैसे चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। ठीक है, ये इसका बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया है, और आपने जब विद्यालय में पढ़ा होगा तो वहां भी। और एक बात बता दूं कि आप यदि खुद से ढूंढेंगे तो आपको व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी नजर आएगी, और आप लोग शायद हो सकता है कि उसको फिर आपको तैयार करने में दिक्कत भी आए। तो आप तो छोटी छोटी व्याख्या कर लें। तो सबसे पहले संदर्भ है, फिर इसका प्रसंग है, फिर व्याख्या है, और फिर नीचे काव्य, ये सौंदर्य बोध है। ठीक है, सौंदर्य बोध में क्या लिखेंगे, गोपियों गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम भावना व्यक्त है और ब्रजभाषा का सौंदर्य अवलोकनीय है। ये दो जो बिंदु है हमें लिखने हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखने हैं इसमें, 1 और 2 क्रमांक डाल करके। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जैसे आप याद कर पाए तो इन्हें लिखें, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारी उत्तर पुस्तिका पर, और अंक भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। अगली व्याख्या देखते हैं हम लोग। यह है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर्गे दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत ऐसे जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, है ना। इसी के संदर्भ प्रसंग और भावार्थ को हम देखेंगे। तो ये दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद पाठ से अवतरित है। ये आपको, है ना, ये तो हर उसमें लिखना है, और पाठ का नाम यहाँ लिखना है, कौन से पाठ से है पुस्तक का, और इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं, है ना। जो भी कवि है उनको जिस पाठ से भी व्याख्या है, जिस कविता से व्याख्या है, उन कवि का नाम अपने को लिखना है। जैसे प्रसंग, यहाँ हारिल पक्ष के माध्यम से गोपियों के एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। मैंने बिल्कुल छोटे से छोटा प्रसंग, हर चीज छोटा करने का प्रयास किया है। आप लोगों को और लगता तो आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसका अर्थ का अनर्थ न हो। आगे देखते हैं, भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पल भर भी नहीं छोड़ता, वैसे हम श्री कृष्ण के बिना पल भर भी नहीं रह सकते। हमने अपने मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर पकड़ लिया है। यही कारण है कि हम जागते सोते स्वप्न में भी कृष्ण का नाम ही रट लगाए रहती है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हे उद्धव, तुम हमारे लिए योग रूपी व्याधि लेकर आए हो, जिसे हमने न कभी देखा है और न कभी सुना। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है और जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। तो है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं। थोड़ा ये प्रिंटिंग में ये पीछे की तरफ ढंग से नहीं छप पाया, लेकिन आपको आ ही रहा होगा समझ में। ठीक है, और इसके बाद फिर काव्य सौंदर्य, योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है, और साथ में
ब्रजभाषा और वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये हमारे हमारे हारिल की लकड़ी और ये इनकी व्याख्या है ना, ये प्रसंग है, भावार्थ है और ये काव्य सौंदर्य है। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग, अगले पद पर चलेंगे। अगला है ये, लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस पुस्तक का है ये, और बालकांड से ये है। शिवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियु कत रोसु, बोले चिते परुष की ओरा, रे सट सुन्यो सुभाव न मोरा। है ना, ये लखन और लक्ष्मण और जो साथ में परशुराम जी है, उनके बीच में वार्ता चल रही है, वाद विवाद की स्थिति बन रही है। तो इसी पद की हम लोग व्याख्या देखेंगे। अब ये लखन कहा है, तो इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से अवतरित है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके कवि कौन है? इसके कवि तुलसीदास हैं। और है ना, इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग और इसी पहल देखेंगे। जैसे प्रसंग है, शिव धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का लक्ष्मण उत्तर जो है, वाक्यों का उत्तर जो लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से दे रहे हैं, यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग अर्थ लिखेंगे पंक्तियों का। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव आप सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है, फिर इस पुराने धनुष को टूटने से क्या लाभ हानि है। श्री राम ने तो इस धनुष को देखा और उनके हाथ से छूते ये टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? और लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर है ना पंक्ति, ये है ना, बोले चिते परुष की ओर, अपने फरसे की ओर देखे, रेसठ के हे मूर्ख या हे दुष्ट, सुने हूं स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव को तुमने नहीं जाना है। तो आपको मैं बता दूं कि जितना भाग वहां परीक्षा में पूछे, यहाँ 4 पंक्तियां यदि वहां 2 पंक्तियां पूछे या 3 पंक्तियां पूछे, तो हमें उतनी व्याख्या करनी है। ठीक है, ये तो इसमें 4 पंक्तियां दी, तो मैंने भी यहाँ इसके जैसा उत्तर यहाँ आपके सामने लिख दिया है, लेकिन वहां आपको पंक्तियों का ध्यान रखना है। जितनी पंक्तियां वहां पूछे उतनी ही पंक्तियों का अर्थ अपने को भावार्थ लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर काव्य सौंदर्य है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। रौद्र रस पूर्ण काव्य में चौपाई और दोहा छंद है। छंद कौन कौन से? एक तो चौपाई और दोहा, और रस कौन सा? रौद्र रस, क्योंकि वहां पर गुस्सा आ रहा है। और लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा ही यहाँ पर सुंदर वर्णन हुआ है, बड़ा ही सुंदर चित्रण है। आप चित्रण भी लिख सकते हो, वर्णन भी लिख सकते हो। 5वां है, फिर 5वां देखते हैं, है ना। तो ये देखेंगे, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित विश्वकुल क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोक मही कुमारा। है ना, ये वहां पर मही कुमारा लिखा, लेकिन महीप कुमारा है, हमारे पुस्तक में ध्यान रखेंगे। वो हो सकता है मॉड्यूल में प्रिंटिंग में समस्या आई हो। ठीक है, लेकिन यह महीप कुमारा ने राजकुमार से है। तो यहाँ से ये बालक बोली बधो नहीं तो ही, है ना, यहाँ से लेकर के विलोकु महीप कुमारा, यहाँ तक की संदर्भ प्रसंग व्याख्या है यहाँ से, तो यहाँ तक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से अवतरित है, और इसके कवि जो है वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये बात तो जानी गए हम लोग, इसके कवियों के बारे में अपने को ध्यान से लिखना है। और इसके बाद फिर प्रसंग है, शिव धनुष टूटने और लक्ष्मण के तर्क से असंतुष्ट होकर परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित हो रहे हैं। शिव धनुष टूटा और लक्ष्मण ने जो तर्क दिया उस पर परशुराम जी का क्रोध भी चालू है, जारी है। तो भावार्थ है, परशुराम लक्ष्मण पर क्रोधित हो रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुझे बालक मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं,
तुम मुझे मात्र साधारण मुनि ही मत मानो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व विख्यात हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है और इसे ब्राह्मणों को दिया है। कैसे दिया है? दान में दिया है ना। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर ध्यान से देखो। और फिर वो जो परशुराम जी है वो इस तरह से बोलते हैं कि जो मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा, इस फरसे को ध्यान से देखो। और यहाँ पर है राजकुमार, महिप कुमार का मतलब है राजकुमार। ठीक है, अब इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे हम लोग। ये काव्य सौंदर्य है, ये यहाँ पर है ना। लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। रौद्र रस पूर्ण काव्य में चौपाई और दोहा छंद है। ठीक है, यहाँ पे रौद्र रसी है और लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा ही यहाँ पर सुंदर चित्रण है। इसके बाद फिर अगली पंक्ति हमारी है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। ये पंक्ति को देखेंगे हम लोग। हमारे जो मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल में दी हुई ये पंक्तियां। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो इसके बिंदु को देख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आत्मकथ्य पाठ से ली गई। पाठ का ध्यान रखेंगे, नाम को अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। और साथ में इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। मैंने आपको पहले बोला है कि कवियों का नाम आपको सही सही लिखना है। नहीं पता हो तो आप थोड़ा रुक लें, समझ लें, और नहीं पता हो तो बिल्कुल न लिखें भले, लेकिन गलत तो न लिखें। ठीक है, आप गलत लिखेंगे तो फिर और अंक कट जाएंगे हमारे। आगे देखते हैं। प्रस्तुत या प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भौरे या भंवरे, है ना, के माध्यम से, है ना, भौरे का मतलब है भंवरे, के माध्यम से अपनी आत्मकथा का उल्लेख कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मन रूपी भंवरा गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह रहा है कि आज इतनी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। कवि का आशय है कि आज मन में कुछ ऐसी स्मृतियां आने लगी है जिससे हृदय दुख का अनुभव कर रहा है। कवि कहता है कि मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो बुरी तरह से निंदा करती हुई मेरी हंसी उड़ाया करती है। जो है ना, ये मैंने पंक्तियां इसी के जो भावार्थ है, इसी को भावार्थ को ध्यान में रख के लिया है। और कम से कम यदि आप खुद ढूंढेंगे तो आपको हो सकता है व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी नजर आए, और बड़ी रहेगी तो आपको याद करने में भी दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग कम से कम शब्दों में इसको तैयार करें। इसके बाद इसमें सौंदर्य बोध है, जो कि चौथा बिंदु है ये, है ना, 1 2 3 4। तो सौंदर्य बोध आप लिखना चाहें तो अवश्य लिखें। छायावादी शैली में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति हुई है। और दूसरा, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फिर अगली कविता पर चलते हम लोग। तो ये अगली कविता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर धाराधर, ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ये जो उत्साह कविता है, ये कविता का नाम आपको पता चल रहा होगा। और इसके जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। और इन्हीं की कविता है ये बादल गरजो, और उत्साह कविता से इसको लिया गया है। तो हम लोग इसकी देखते हैं, इसकी भावार्थ को, इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की उत्साह कविता से लिया गया है, उत्साह पाठ से लिया गया, उत्साह कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपको को आपकी जो आंसर सीट है, जो उत्तर पुस्तिका, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सुंदर तरीके से लिखेंगे तो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की उत्साह कविता से लिया गया। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि बादल के माध्यम से नव चेतना का आह्वान कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि बादल के माध्यम से नव चेतना का आह्वान कर रहे हैं। जैसे भावार्थ है, प्रस्तुत कविता में कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं, हे बादल तुम गर्जना करो, समस्त आकाश को अपनी घनघोर गर्जना से घेर कर चारों ओर छा जाओ। तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले हो, जैसे किसी बालक की कल्पना को साकार कर रहे हो। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हुए हो,
इस तुम संसार में अपनी गर्जना से मनुष्यों में नव चेतना का संचार करो, तुम्हारे भीतर वज्र की सी शक्ति नीत है, हे बादल तुम गर्जना करो। है ना, यहाँ पर उत्साह जो है ये नव चेतना के लिए है, एक क्रांति का प्रतीक है यहाँ पर बादल, नव जीवन का प्रतीक है, नव चेतना का प्रतीक है। और कई बार ये व्याख्या बोर्ड परीक्षा में आई है, तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसका सौंदर्य बोध है, एक तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, अलंकार की यहाँ पर छटा है। अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी है, और उपमा अलंकार भी है। ठीक है, इनकी यहाँ पर अलंकार की छटा है। जैसे है ना पुनरुक्ति, घेर घेर, घोर, है ना, और घोर, गगन, धराधर, बाल, कल्पना, ले ले की आवृत्ति, पाले, तो कहीं पर अनुप्रास और साथ में यहाँ पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार, है ना, उसकी यहाँ पर छटा है ना। इसके बाद आगे चलते हैं अगली व्याख्या की ओर। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है ना। और कहीं सांस लेते हैं तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है ना। यहाँ तक की व्याख्या हमारे मॉड्यूल में दी है ना। तो हम लोग यहाँ तक की व्याख्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है 8वें नंबर का प्रश्न, ये जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दी हुई है, ये मॉड्यूल है। अट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, तो इसको देखेंगे 8वें नंबर को, और इसके भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अट नहीं रही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवि फाल्गुन की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। भावार्थ है, कवि कहता है कि फाल्गुन मास की फागुन मास की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, अर्थात चारों ओर छलक रही है। हे फाल्गुन, तुम सांस लेते हो, जब उसे छोड़ते हो तो तुम्हारी सुगंध घर घर में भर जाती है, तुम्हारी सुगंध पंख लगाकर आकाश में भी उड़ रही है। मैं तुम्हारी सुंदरता से अपनी आंख हटाता हूं तो हटा नहीं पा रहा हूं। अर्थात कवि इस सौंदर्य दर्शन में डूब गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से खुद भी पढ़ लें, है ना। यहाँ से कवि कहता है फिर सौंदर्य दर्शन में डूब गया है, जैसा उसमें भावार्थ था, उसका भाव था, मैंने कम से कम शब्दों में इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप कहीं और प्रयास करेंगे, खुद ढूंढेंगे, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा मिले, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको कम से कम शब्दों में दिया है। इसका अब हम लोग देखते हैं भाव सौंदर्य जो है, काव्य सौंदर्य को देखते हैं। जो इसका सौंदर्य बोध है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और छायावादी शैली में प्रकृति का अंकन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ इस कविता में, और साथ में छायावादी शैली में प्रकृति का यहाँ पर अंकन जो है वो किया गया है। ठीक है, अब अगली व्याख्या पर चलते हैं हम लोग। हमारे मॉड्यूल के अनुसार ये अगली व्याख्या है, यह दंतरित मुस्कान, है ना। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन, है ना। नागार्जुन को बाबा नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये मैंने आपको इससे पूर्व जब इसके प्रश्न उत्तर हल करवाए थे, जब आपको बता ही दिया था, है ना, इसके वस्तुनिष्ठ हल करवाए थे। अभी व्याख्या है, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल, है ना, कमल के जो फूल होते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है, अब इसी की व्याख्या को हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की यह दंतरित मुस्कान कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की यह दंतरित मुस्कान कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में छोटे बच्चे की मुस्कान
देखकर मुस्कान के जीवंत प्रभाव का यहाँ पर चित्रण किया। छोटा बच्चा उसकी मुस्कान को देखा तो मुस्कान किस तरह से एक जीवंत का एक प्रमाण बन जाती है, एक जीवंत प्रभाव बन जाती है लोगों का। एक मुस्कुराहट जो है कैसे मानव के हृदय में परिवर्तन कर देती है। एक छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है तो किस तरह से मनुष्य के हृदय में परिवर्तन आता है, वही है। भावार्थ कवि अपने नन्हे शिशु से कहता है, सामने एक छोटा सा बच्चा है और जब हम खुद देखते हैं कि जब हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, यदि छोटा बच्चा हमें दिख जाए मुस्कुराता हुआ तो हम सारी चिंताओं को भूल करके उसके साथ खेलने लगते हैं, उसे गोदी में उठा लेते हैं। यही है, कवि अपने नन्हे शिशु से कहता है कि तुम्हारी ये मोहक मुस्कान किसी मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात निराशा से भरे व्यक्तियों में भी आशा का संचार कर सकती है। कवि अपने नन्हे शिशु से कहता है कि तुम्हारी ये मोहक मुस्कान किसी मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात निराशा से भरे व्यक्तियों में भी आशा का संचार कर सकती है। तुम्हारा धूल से लिपटा शरीर ऐसे लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो, है ना। जब छोटा बच्चा हमारे घर में आता है तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति संपन्न हो जाता है जब उस बच्चे को देखता है, उसके साथ खेलता है तो अपने आप को बड़ा संपन्न महसूस करता है। तो कवि अपने नन्हे शिशु से कहता है कि तुम्हारी ये मोहक मुस्कान किसी मृतक में भी जान डाल सकती है, अर्थात निराशा से भरे व्यक्ति में भी आशा का संचार कर सकती है। तुम्हारा धूल से लिपटा शरीर ऐसे लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा, अर्थात कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को भी सहृदय ये कविता बना देती है। छोटा बच्चा जो है हमें सहृदय बना देता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य वात्सल्य रस है यहाँ पर, है ना। वात्सल्य रस 10 रसों में जो रस होता है, एक अंतिम रस होता है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल या वात्सल्य। और अनुप्रास छटा, अलंकार की छटा निराली है। साहित्यिक सरस भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे तो आपकी व्याख्या और अच्छी से सज जाएगी, अच्छी सुंदर अपनी व्याख्या लगेगी। और इसके बाद आगे चलते हम लोग। अब हमारा अगली कविता है हमारी फसल। और फसल भी इसके कवि भी नागार्जुनी है, बाबा नागार्जुन जिन्हें बोला जाता है, और इसके लेखक भी नागार्जुनी, ध्यान रखेंगे हम लोग। और बताया कि फसल जब लगती है, किसान खेतों में जो फसल लगाता है तो फसल अपने आप नहीं लगती, उसमें हजारों नदियों के, हजारों हाथों के स्पर्श की महिमा होती है, हजारों लाखों लोगों की मेहनत होती है ना। और ये पूरी कविता जो है यहाँ पर हमारे मॉड्यूल में दी हुई है। ये यहाँ पर एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथ, कोटि लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, इसको देखते हैं इसके भावार्थ को। तो देखो दोस्तों, एक के नहीं दो के नहीं, ठीक है, ये अपन ने कविता देख ही ली। एक के नहीं दो के नहीं ढेर ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, नीचे अंतिम में हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो कितनी मिट्टी इसमें लगी होगी जब जाके वो फसल जो है पक करके बाहर आई। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की फसल कविता से लिया गया है। ठीक है, कौन सी कविता से लिया गया? फसल कविता से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये फसल है कविता और ये नागार्जुन इसके कवि हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फसल इस पद्यांश में क्या बताया, प्रसंग में देखेंगे हम लोग ध्यान से। तो पद्यांश में फसल को ढेर सारी नदियों के पानी, लाखों हाथों और हजार खेतों की मिट्टी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम बताया है। फसल ऐसे ही नहीं आ जाती हो हमारे घर तक पक करके, उसमें ढेर सारी नदियों का पानी लगता है, लाखों हाथों और हजार खेतों की मिट्टी के सम्मिलित सहयोग का वो परिणाम होती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि फसल पैदा होने के लिए एक दो नहीं अपितु बहुत सी नदियों के जल के चमत्कारी प्रभाव की आवश्यकता होती है। फसल उगाने और कटाई आदि करने के लिए एक दो नहीं लाखों व्यक्तियों के हाथों का परिश्रम लगता है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्मों के आधार पर उगती एवं बड़ी होती है तथा पककर तैयार होती है। तो कवि कहते हैं कि फसल पैदा होने के लिए एक दो नहीं अपितु तो बहुत सारी नदियों के जल के चमत्कारी प्रभाव की आवश्यकता होती है। फसल उगाने और कटाई आदि करने के लिए एक दो नहीं लाखों व्यक्तियों के हाथों का परिश्रम लगता है। हजारों
फसल हजारों खेतों है ना कि मिट्टी के गुणधर्म के आधार पर उगती है एवं बड़ी होती है तथा पकड़ तैयार होती है। सौंदर्य बोध अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। सरल सुबोध खड़ी बोली का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हमारी मॉड्यूल के अनुसार ये 11वीं कविता है जिसको हम देखेंगे। ये संगतकार कविता से है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और इसकी कविता संगतकार है ना। और संगतकार में है ये पंक्तियां, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल की है ये। और मंगलेश डबराल है पाठ्य संगतकार। और फिर हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर, है ना, इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारी पुस्तक से लिया गया है, उसको ही लिखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की संगतकार कविता से लिया गया है। इसके कवि मंगलेश डबराल है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की संगतकार कविता हमने अभी देखा था, और इसके कवि का नाम लिख दिया हमने मंगलेश डबराल। पर प्रसंग में लिखा, प्रस्तुत पद्य में मुख्य गायक का साथ देने वाले सहयोगी गायक संगीतकार, है ना, ये संगतकार है यहाँ पर। ठीक है, आप संगतकार समझ लें, मुख्य गायक संगीतकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो कवि के अनुसार किसी आयोजन में जब मुख्य गायक अपनी चट्टान जैसी भारी गंभीर स्वर में गा रहा होता है, उस समय उसके साथ एक कमजोर परंतु मधुर कांपती सी आवाज भी आ रही होती है। वह संगतकार है या फिर गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य कोई भी हो सकता है। ये देखो ना, यहाँ पर हमने देखा, ये आपको दिख रही होगी कविता, इसी का भावार्थ है ये कि कवि के अनुसार किसी आयोजक में जब मुख्य गायक अपनी चट्टान जैसी भारी गंभीर स्वर में गा रहा होता है, उस समय उसके साथ एक कमजोर परंतु मधुर कांपती सी आवाज आ रही होती है। वह कौन है? वह संगतकार है, जो कि गायक का है तो छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, फिर उसका कोई सहयोगी भी हो सकता है। इसके बाद ये सौंदर्य बोध है, संगतकार अपनी ध्वनि मुख्य गायक के स्वर में मिलाता है। और फिर दूसरा है, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमने ये पद्य भाग की व्याख्या को किया। अब हम लोग गद्य भाग की ओर चलते हैं और उसकी व्याख्या को देखते हैं।